चेंज हो रहा है. Okay. So today we will discuss about headache in children. Okay. So diagnosis of headache itself is a headache. Especially in children, diagnosis of headache is not so easy. Okay. वो खुद एक headache है उसको diagnose करना. So let us see the introduction. Now a child cannot localize any pain before 4 to 5 years. Before 4 to 5 years, any child is not able to localize any type of pain. It may be abdominal pain, it may be any limb pain, or it may be other pains. ठीक है, आप बच्चे से पूछेंगे तो वो जनरलाइज ही बताएगा. 4 साल का बच्चा तो कुछ बोल नहीं पाएगा. Okay, so that being the case, even it is not possible to diagnose the headache before 4 to 5 years accurately based on the child's presentation, child's narration. बच्चे को आप पूछ रहे हो कहाँ पे दर्द होएगा तो वो तो कुछ नहीं बोल पाएगा. ओके, सो दिस इज़ अ बेसिक इशू. सो सिर में ही दर्द हो रहा है कैसे पता चलेगा. सो चाइल्ड कैनॉट लोकलाइज द पेन बिफोर 4 to 5 years, बट व्हाट आयुर्वेदा सेज इज कि स्पृश्यति हस्ताभ्याम, जहाँ जहाँ पे उसका दर्द होता है तो वहाँ पे बच्चा यूजुअली टच करता रहता है. ठीक है, तो कान में दर्द होता है तो कान को टच करेगा, आई में तो आई में. ओके, सो दैट टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन इज गिवन. प्रैक्टिकली क्या है कि हेडेक एंड हेड पेन, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. सिर में जो है कोई दर्द हो रहा है और हेडेक हो रहा है, ये एक्चुअली दो अलग अलग चीज़ है ना. सिर का पोर्शन में कोई दर्द हो गया तो उसका मतलब वो हेडेक नहीं है. ठीक है, दैट इज़ नॉट कॉल्ड. सब देयर मे बी एन इन्फ्लेमेटरी पेन. कोई एब्सेस हुआ या एब्सेस की वजह से यहाँ पे कुछ दर्द हो रहा है तो हम इसको ये नहीं बोल सकते कि ये कि हेडेक है. ओके, सो So headache may arise from the structures in and around the skull. From where actually the headache occurs? Headache may occur from the structures present in the head, or headache may also occur from the structures around the skull. That we will see in detail. And there is no sensory nerve endings in the brain cells. See, these are very important things. दो जगह ऐसा है जहाँ पे सेंसरी नर्व्स है ही नहीं है, तो पेन कैसे होगा. ठीक है, पेन का फीलिंग कैसे होगा. एक तो ब्रेन का जो सेल्स है तो वहाँ पे कोई सेंसरी नर्व एंडिंग्स नहीं है. ठीक है, दूसरा लंग्स है तो वहाँ पे भी कोई सेंसरी नर्व एंडिंग्स नहीं है. अगर रियली लंग के अंदर कोई दर्द हो रहा है, आप कुछ वहाँ पे कट कर रहे हो तो भी आपको दर्द नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअली जो लंग सेल्स है, एलुलाई से, वहाँ पे कोई सेंसेशंस नहीं है, सेंसरी सेल्स नहीं है. बट प्लूरा इज हाईली सेंसिटिव. प्लूरा इज हाईली सेंसिटिव. सिमिलरली इन द ब्रेन ऑल्सो, ब्रेन सेल्स डू नॉट हैव एनी सेंसरी ऐसी नर्व एंडिंग्स नहीं है. बट मेनेंजस इज हाईली सेंसिटिव. ठीक है, ब्रेन के अंदर जाने से पहले मेनेंजस ही पूरा रोक लेता है जो भी है, क्योंकि वहीं पे इतना दर्द होगा कि उसके बाद देयर विल बी चेकिंग ऑफ द फर्दर स्प्रेडिंग ऑफ एनी इन्फेक्शन और एनीथिंग. सो देयर इज नो सेंसरी नर्व एंडिंग्स इन द ब्रेन सेल्स एंड ऑल्सो इन द लंग्स, एंड डू नॉट प्रेजेंट विद द पेन इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पैथोलॉजी. ठीक है, सपोज इफ यू आर हैविंग लंग एब्सेस, लंग एब्सेस में आपको कोई दर्द नहीं होगा जितना दर्द आपको प्लूरल एफ्यूजन में हो रहा है या प्लूराइटिस में होगा. प्लूरल हमेशा जो है, जो प्लूरल लेयर है, जो आउटर लेयर है, दैट इज ऑलवेज मोर सेंसिटिव. ठीक है, जस्ट लाइक स्किन, स्किन इज ऑलवेज मोर सेंसिटिव दैन द बोन्स, हमें पता है. सिमिलरली इन द ऑर्गन, इफ यू टेक द कवरिंग विच इज कवरिंग द ऑर्गन, दैट इज मोर सेंसिटिव दैट फ्रॉम द ऑर्गन इटसेल्फ. ठीक है, जिसको हम सोमेटो प्लूरल लेयर बोलते हैं. सो आउटर जो लेयर है दैट इज ऑलवेज मोर sensitive. So it is a meninges and pleura which have sensory endings. ठीक है, not the lungs and brain itself. Now in the intracranial compartment, now causes of headache, if you see कि intracranial compartment, the meningeal inflammation and raised intracranial pressure and trigeminal neuralgia will cause the headache. ठीक है, now suppose we have told that headache may be because of intracranial and extracranial. सिर के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी हेडेक होगा,
और सिर का बाहर कुछ प्रॉब्लम है वहाँ पे भी हेडेक होगा फेशियल एरिया में। अगर इंट्राक्रेनियल का बात करेंगे तो वहाँ पे जो मेन स्ट्रक्चर्स है मेनिंजियल इरिटेशन, जब भी मेनिंजियल इरिटेशन होगा तो आपको दर्द होगा, हेडेक होगा। ओके, रेज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, कोई भी कंडीशन है जहाँ पे कंपार्टमेंट के अंदर जो है प्रेशर बढ़ रहा है, देन ऑल्सो यू विल हैव दी पेन। एंड अनदर इज ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया। Trigeminal is a nerve which contains three important branches. Trigeminal nerve. Okay. One is mandibular branch, maxillary branch, and ophthalmic branch. ठीक है. And all these three branches they are sensory in nature. ठीक है. Sensory और motor दोनों है उसमें. They are basically more sensor. So any irritation to the trigeminal nerve will also cause the headache. Okay. Any irritation to the trigeminal nerve. So trigeminal nerve irritation is most commonly seen in case of herpes. हर्पेस जोस्टर। हर्पेस जोस्टर जो होता है तो यूजुअली वो ऑप्थेल्मिक नर्व को इन्वॉल्व करता है या मैंडिबुलर नर्व को इन्वॉल्व करता है, ट्राइजेमिनल का जो ब्रांच है। ठीक है, तो यहाँ पे हर्पेस वायरस क्या करता है, वो ट्राइजेमिनल नर्व को डैमेज कर देता है, तो नर्व का डैमेज हो रहा है। ठीक है, तो ये जो पेन है ये इलेक्ट्रीफाइंग पेन है। मतलब कभी कभी आपको लगता होगा ना यहाँ पे अल्ना नर्व को जब लग जाता है तो एक फीलिंग नहीं होता है करंट लगने का, इस टाइप का पेन है, शार्प एंड इलेक्ट्रीफाइंग पेन, बिकॉज इट इज इंजरी टू द नर्व। नर्व सेल को वहाँ पे इंजरी हो रहा है ट्राइजेमिनल नर्व में। सो दैट्स द टिपिकल ऑफ ट्राइजेमिनल न्यूरोलजिया विच इज़ द कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हर्पेस जोस्टर इन्फेक्शन। ठीक है, सो दैट ऑल्सो लीड्स टू हेडेक। अब ये सब चीज़ों को हमें ये करना है। सो ये तीन जो है मेजरली हेडेक का कारण है इंट्राक्रेनियल कंपार्टमेंट से। ठीक है, ब्रेन के अंदर कुछ कोई चाकू से कोई ऐसा डाल दिया तो भी कोई दर्द नहीं होगा क्योंकि वहाँ पे सेंसरी एंडिंग्स नहीं है। बट मेनिंजस जैसे कट होगा तो दर्द होगा, जैसा मेनिंजस कट होगा तो दर्द होगा। ठीक है, या उसका इरिटेशन होगा तुरंत दर्द होगा। सो स्ट्रक्चर इनसाइड हो गया। अब स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द स्कल लीडिंग टू हेडेक। सो दे मे बी इंपॉर्टेंट इज टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। एनी इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट मे लीड्स टू हेडेक। ठीक है, कोई इरिटेशन है, कोई ओवर एक्टिविटी ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट, बहुत ज़्यादा हमने खा लिया कुछ चबा के, ठीक है, सो दैट मे लीड्स टू हेडेक समटाइम। ठीक है, ओवर एक्टिविटी ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट और इन्फ्लेमेशन ऑफ द टेम्पोरोमैंडिबुलर जॉइंट। और अनदर इंपॉर्टेंट इज साइनस, एनी टाइप ऑफ साइनस, इट मे बी मैक्सिलरी साइनस, फ्रंटल साइनस। सो साइनोसाइटिस में you will have the pain, and these are the structures which are present outside the brain, they are not present inside the brain. Then teeth and dental problems are one of the most common cause of a headache. ठीक है, dental problems, it may be caries of the dental or mal fitting of the dental, dentition mal fitting है, ठीक है, occlusion है, तो ये सब जो है most common है। and even the facial and cervical muscle tightness, many times फेशियल एंड सर्वाइकल मसल का जो टाइटनेस है, तो आपका फेशियल मसल है, सर्वाइकल मसल, इसका टाइटनेस, फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, तो नेचुरली हमारा मसल सब टाइट हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस में। सो दिस कंटिन्यूसली टाइटनिंग ऑफ दिस सर्वाइकल एंड फेशियल मसल्स मे लीड्स टू दी हेडेक। सो दीज आर द कॉजेस विच आर प्रेजेंट फ्रॉम दी आउटसाइड द स्कल। वी हैव गॉट सम कॉजेस इनसाइड द स्कल एंड सम ऑफ देम आर आउटसाइड द स्कल। Now one common mistake or myth that we are doing is आई प्रॉब्लम से जो है हेडेक होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव एरर है तो हेडेक होता है, हम भी बेचते थे शाला के में। ठीक है, एक बार दिखा के आ जाओ। सो यूजुअली आई प्रॉब्लम्स विल नॉट लीड टू हेडेक, आई प्रॉब्लम्स विल लीड टू आई स्ट्रेनिंग। आई का स्ट्रेन हो सकता है। ओके, दैट स्ट्रेन में बी मिस इंटरप्रेटेड एज हेडेक बाई दी पेशेंट। ओके, यूजुअली अदरवाइज रिफ्रैक्टिव एरर जो भी है उससे हेडेक नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि हेडेक एक अलग है, रिफ्रैक्टिव एरर का जो आई स्ट्रेन है वो अलग है, दोनों में पेन होता है। ओके, नाउ हेडेक इज वन सच कंडीशन विच इज मोस्ट कॉमन कंडीशन seen 5% of the pediatric population, about 5% of the pediatric population will suffer from this headache, and most common is migraine. ठीक है, मोस्ट कॉमन, वी विल सी इन डिटेल हाउ टू डिफरेंशिएट माइग्रेन एंड ऑल। मोस्ट कॉमन इज माइग्रेन। एनीवे, माइग्रेन इज नॉट कॉमन कॉज ऑफ हेडेक इन चिल्ड्रन। इन जनरल आप देखेंगे पीडियाट्रिक प्रैक्टिस में या बड़ों में भी हेडेक का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो माइग्रेन है। ठीक है, बट पीडियाट्रिक पॉपुलेशन में वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है जितना एडल्ट्स में है। ओके, सो
लेट अस लुक इनटू द etiology. etiology जब आप जाएंगे, मैं थोड़ा इसको फास्ट करूँगा क्योंकि उसके बाद कुछ एक्सरसाइज है आपके लिए. सो वी नीड टू फाइंड आउट दी कॉज. etiology देखेंगे तो पहले आपको देखना है कि प्राइमरी etiology है, सेकेंडरी etiology है, ठीक है. और दूसरा आपको देखना है कि ये माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक्स है या दूसरा टाइप का हेडेक्स है. ये दो डिफरेंशिएशन तुरंत आपको करना है, ये प्राइमरी कॉज है या सेकेंडरी कॉज है. फॉर एग्जांपल मुझे फीवर है, फीवर के बाद मुझे हेडेक हो रहा है. नो हेडेक, द कॉज ऑफ द हेडेक इज सेकेंडरी टू फीवर. ओके, आई हैव कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन से मुझे हेडेक हो रहा है, वो सेकेंडरी कॉज हो गया. नहीं, मुझे इंट्राक्रैनियल प्रेशर राइज हुआ है, वहाँ पे हाइड्रोसेफेलस है, सो वो प्राइमरी है. ओके, सो दिस यू हैव टू आइडेंटिफाई, नंबर वन. नंबर टू, वेदर इट्स माइग्रेन टाइप और टेंशन और अदर टाइप्स ऑफ हेडेक्स. Okay, how to differentiate migraine, that we will see. So we need to identify the subtypes, severity and as well as the management. Now severity means headache which is starts very suddenly. सुबह मैं ठीक था, उसके बाद तुरंत जो है मुझे हेडेक शुरू हो गया. The onset of the headache is very acute. Okay, so always you write it down. Acute headaches are most of the time they are migraine in nature. ठीक है. So a headache which is coming because of intracranial tumor, headache which is coming because of increased intracranial tension, headache is because of stress, वो सब इतना sudden onset नहीं है. Sudden onset is always migraine. Okay, migraine में क्या होता है अभी तक किसी को नहीं पता है. यूजुअली ये होता है कि जो ब्रेन के अंदर कुछ वैस्कुलेचर है, ब्रेन का जो वैस्कुलेचर है वो कुछ सडन स्पॉजम में चले जाते हैं. बिकॉज वी नो दैट ऑल द सडन ऑनसेट जो भी होने के लिए उसके लिए एक कारण क्या है, वैस्कुलर है. ठीक है, तो मैकेनिकल वैस्कुलर ये सब है. तो यहाँ पे भी माइग्रेन इज ए वैस्कुलर इवेंट. क्या होता है वेजल में, सडनली जो है वेजल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है. ठीक है, देयर इज सम सडन कॉन्ट्रैक्शन और चेंज इन द वैस्कुलर परमेबिलिटी या जो भी बोलो आप, वैस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में. ओके, सो जब वेजल कंस्ट्रिक्शन हो जाएगा, कुछ जगह में क्या होगा कि प्रेशर बढ़ेगा और कुछ जगह में प्रेशर कम होगा. दैट मीन्स एक देशीय वृद्धि और अन्य देशीय क्षय होगा. ठीक है, and some areas of the brain receives less blood and some areas of the blood will receive more blood. जहाँ पे ब्लड ज़्यादा नहीं होना चाहिए वहाँ पे ब्लड रहेगा, और जहाँ पे चाहिए तो वहाँ पे ब्लड नहीं जाएगा सफिशिएंट अमाउंट में, या ऑक्सीजन वगैरह नहीं जाएगा. सो यूजुअली दिस लीड्स टू हेडेक. ठीक है, तो कॉज क्या है, अनएक्सप्लेन्ड वैस्कुलर फिनोमिना. अनएक्सप्लेन्ड वैस्कुलर फिनोमिना क्या होता है किसी को नहीं पता है. ठीक है, बट होता है वो. बट दिस हैज़ गॉट ट्रिगरिंग. ये ऐसा होने के लिए कुछ ट्रिगरिंग्स है. क्या है, एक ट्रिगरिंग है कि मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस में आते ही जो है उसको शुरू हो जाता है हेडेक. हियर द स्ट्रेस इज कॉजिंग दैट वैस्कुलर फिनोमिना. वो वैस्कुलर कंस्ट्रक्शन को जो कर रहा है ना, वो स्ट्रेस कर रहा है. या आप धूप में जा रहे हो, शुरू हो गया. या कुछ बहुत टेंशन लेके काम कर रहे हो, शुरू हो गया. ठीक है, सो दिस आर सम ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर्स फॉर द माइग्रेन. यूजुअली इन केस ऑफ माइग्रेन यू विल गेट अ स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री. माइग्रेन है ना कि फादर को भी या मदर को भी इसी टाइप का प्रॉब्लम है, ब्रदर को भी है, दादा को. माइग्रेन का यूजुअली एक फैमिली हिस्ट्री मिलता है, स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री मिलता है. ओके, सो दैट इज़ ओके. नाउ व्हेन पेशेंट कम्स टू यू विद बच्चा हेडेक लेके आपके पास आएगा, तो मदर का एक, या हम लोगों के लिए भी, जब हेडेक बहुत ज़्यादा हो रहा है तो मन में एक ही बात आता है हमेशा, वो क्या है, ट्यूमर तो नहीं है. ठीक है, तो सबको यही आता है कि कुछ ऐसा तो नहीं ब्रेन में ट्यूमर है इसलिए हेडेक हो रहा है. ठीक है, नाउ मोस्टली दे हैव ब्रेन ट्यूमर इन देयर माइंड. जो भी पेशेंट आपके पास आएगा वो पेरेंट्स का एंशियसनेस इसलिए बढ़ जाता है कि ऐसा तो नहीं है कि इसको हेडेक हो रहा है, ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है. ओके, सो इफ देयर इज नो एनी एबनॉर्मल न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स. ठीक है, सो ट्यूमर होना इतना आसान नहीं है. ट्यूमर होने के लिए धीरे धीरे बढ़ जाता है. सो आप देख सकते हो पैटर्न ऑफ हेडेक कैसे होता है, ग्रेजुअली इंक्रीजिंग होता है. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आज सुबह में सही था सडनली शुरू हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है. अगर ट्यूमर वहाँ पे ग्रोइंग है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि मैं कुछ दिन के लिए सही हो गया. हेडेक बिल्कुल नहीं था, हेडेक तो रहेगा ही आपको, धीरे धीरे तो रहेगा ही, वो ग्रेजुअली बढ़ता ही जाएगा. ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अब 2 महीने तक मुझे कुछ हेडेक नहीं था और उसके बाद वापस शुरू हो गया. दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन केस ऑफ ए ट्यूमर. ट्यूमर इज स्लोली ग्रोइंग. तो जैसे वो बढ़ता जाएगा तो वो इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा, उसका हेडेक का इंटेंसिटी बढ़ता जाएगा. एनीवे,
ना इन्फेंट में आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इन्फेंट को हेडेक, उससे तो कोई पूछने वाला है ही नहीं है, क्योंकि वो तो रोता रहता है। वो क्यों रोता है, वो भूख से रोता है या कुछ और हो रहा है, उसको रियली हेडेक हो रहा है, किसी को पता नहीं है। सो हाउ यू आइडेंटिफाई पॉसिबिलिटी ऑफ ए हेडेक इन केस ऑफ इन्फेंट? दिस इज वेरी वेल एक्सप्लेन बाय वेदनाध्याय इन काश्यप संहिता। शिरोनाधारयति, शिरोनाधारयति, बैंगिंग, हेड बैंगिंग, ठीक है। हेड बैंगिंग जो है ना कि वो ऐसे रखता है, क्योंकि ऐसा रखने से वो यहाँ पे टेंशन बढ़ जाता है, ठीक है, और स्ट्रेच हो जाता है, स्ट्रेच होने से उसको और ज़्यादा पेन होता है, तो बच्चा हमेशा ऐसे हेड बैंगिंग रहेगा। दैट इज़ नंबर वन। सो हु इज़ बैंगिंग इज हेड ऑन द मदर्स और मदर्स चेस्ट और इन द पिलो। सो दिस, ये मॉडर्न वाले भी बोलते हैं और काश्यप ने तभी बताया था इसको, हेड बैंगिंग, शिरोनाधार है। नाउ समटाइम्स व्हेन इन्फेंट क्राइज फॉर नो रीज़न, इट मे बी बिकॉज ऑफ हेडेक। हम तो सोचते हैं कि पता नहीं क्यों रो रहा है, ये पेशाब किया क्या, ये किया, सब चेक करते हैं, उसके बाद भी वो क्राई कर रहा है। लास्ट में हम ये बोलेंगे कि इवनिंग कोलिक है, कुछ नहीं है तो इवनिंग कोलिक होगा ये, ठीक है। तो कभी कभी हो सकता है मे बी बिकॉज ऑफ हेडेक चाइल्ड इज कंटिन्यूसली क्राइंग। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विच इज इज इरिटेबिलिटी, ठीक है। हमें भी होता है, हेडेक होता है तो इरिटेबिलिटी होता है। सिमिलरली बच्चे को भी इरिटेबल, चाइल्ड विल बी मोर इरिटेबल। सो इरिटेबिलिटी को कैसे देखेंगे? चाइल्ड इज नॉट, यू आर नॉट एबल टू कंसोल द चाइल्ड, कुछ भी करो बच्चे चुप नहीं हो रहे, because child is crying because of irritability. So a toddler who cries for no reason and would prefer to sit in a calm and quiet place, suppose ओपीडी में अंदर आते ही वो जो है रोना शुरू करेगा, बाहर जाते ग्राउंड में जाते ही वो चुप हो जाएगा। हो सकता है कि ही इज़ गेटिंग इरिटेटेड बाय द साउंड एंड लाइट, ओके। और एक काम जगह में आप जाते ही हो जब चुप हो गया, सो मे बी चाइल्ड इज हैविंग हेडेक, दैट टू माइग्रेन टाइप ऑफ हेडेक, ठीक है। सो ही वॉन्ट टू स्लीप देयर एंड गेटिंग बेटर देन आफ्टर, ठीक है। नाउ थोड़ा बड़ा बच्चों में आप देखेंगे कि एक टोडलर है, 3 साल का बच्चा है, ठीक है, तो वो जाके कुछ जगह में जाके चुप बैठना चाहता है, ठीक है। हमेशा एक जगह में बैठने वाला आदमी नहीं है वो, टोडलर है। टोडलर तो पता है 3 साल में बच्चे क्या करते हैं, तो 1 मिनट के लिए बैठता नहीं है, रात को भी सोता नहीं है ठीक से। ऐसे बच्चा जो है एक साइड में जाके, एक रूम में जाके एक साइड में बैठा है, ठीक है, तो वो उसके एज के लिए अनयूजुअल है ये। दैट मीन्स ही इज ट्राइंग टू अवॉइड द लाइट एंड साउंड एंड ही वांट ए कूल प्लेस या काम प्लेस। तो बच्चे का ये एक्टिविटी से आपको जो है इसको पता करना है, स्पेशली इन टोडलर एज ग्रुप, ओके। ओके, ना जो वैस्कुलर फिनोमेना जो मैंने बताया, माइग्रेन जो होता है वैस्कुलर फिनोमेना, सो जो एबनॉर्मल एक्टिविटी ऑफ द वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है, सो दैट इज माइग्रेन ऑफ द ब्रेन। इसी टाइप से जो है वैस्कुलर सिस्टम के एबनॉर्मल एक्टिविटी हो सकता है स्टमक में या इंटेस्टाइन में भी हो सकता है। कभी कभी होता क्या है कि इंटेस्टाइन को सप्लाई करने वाला जो आर्टरीज का जो ग्रुप है वो सडनली कॉन्ट्रास्ट में चला जाता है। वो जैसा कॉन्ट्रास्ट में चला गया तो इश्चीमिया हो गया वहाँ पे, ठीक है, उसके बाद पेन स्टार्ट हो गया या वोमिटिंग है कभी कभी। यूजुअली दिस टाइप ऑफ, दिस इज कॉल्ड एब्डोमिनल माइग्रेन बोलते हैं उसको, ठीक है। ये जो हो गया आपका ब्रेन माइग्रेन है, ठीक है। सेम चीज़ अगर हो गया तो पेट में, तो इट्स कॉल्ड एब्डोमिनल माइग्रेन, ठीक है। सेम चीज़ होता है आपका एंजाइना पेक्टोरिस में, ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज कार्डियोवैस्कुलर माइग्रेन। तो वहाँ पे भी जो है ब्लॉक हो रहा है। सो माइग्रेन एक वर्ड है कि जहाँ पे एबनॉर्मल वैस्कुलर एक्टिविटी है, ओके, एबनॉर्मल वैस्कुलर एक्टिविटी है। सो व्हेन इट इज एब्डोमिनल माइग्रेन, सो बेबी में कंप्लेंट, चाइल्ड में कंप्लेंट्स ऑफ वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, स्पेशली साइक्लिकल वोमिटिंग। साइक्लिकल वोमिटिंग होता है, जैसा माइग्रेन का बात है, जब आप उस चीज़ के लिए एक्सपोजर हो जाते हैं तो आपको वो माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है ना, हेडेक। इसी तरीके से कुछ फूड आप लेने के बाद आपका एब्डोमिनल माइग्रेन इनिशिएट हो सकता है, एंड दैट इट लीड्स टू साइक्लिकल वोमिटिंग। मतलब आप बोलेंगे कि हर 15 दिन में जो है बच्चा वोमिटिंग करता है, हर 2 महीने में जो है बच्चों का ये वोमिटिंग वाला एपिसोड शुरू हो जाता है। मदर आके बोलेगी, आपको समझ में नहीं आ रही है क्या है, ठीक है। तो पर्टिकुलरली जो है वो पर्टिकुलर फूड लेने के बाद शायद उसको वो इनिशिएट हो रहा है, या कोई स्ट्रेस से जो है इनिशिएट हो रहा है, जैसा ये वाला हेडेक शुरू हो जाता है वैसे ही।
So that is called as abdominal migraine, and it is also called as cyclical vomiting. Now we come to the clinical approach. ठीक है, क्लिनिकल अप्रोच छोटा बच्चे के लिए हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, थोड़ा बड़ा बच्चे के लिए कर रहे हैं, क्योंकि छोटा बच्चों को किस तरीके से टोडलर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करना, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन. आइदर चाइल्ड इज इरिटेबल, एक्सेसिवली क्राइंग, और समटाइम सिटिंग इन ए कूल एंड काम प्लेस. ठीक है, तो चुप बैठना एक बच्चे के लिए एब्नॉर्मल है एक्चुअली. ठीक है, बच्चे चुप बैठना नहीं चाहिए. सो एनीवे, सो नाउ फॉर द एल्डर चिल्ड्रन वी विल सी. फर्स्ट यू हैव टू सी व्हेनेवर द हेडेक इज देयर, लुक एट द साइट, कौन सा साइट में हो. ओके, सो वेदर द हेडेक इज जनरलाइज्ड और वेदर इट इज लोकलाइज्ड. पूरा हेड में हो रहा है या एक लोकलाइज्ड एरिया में हो रहा है, या हेडेक हो रहा है बाई टेम्पोरल, दोनों टेम्पोरल साइड में ही हो रहा है और कहीं पे भी नहीं है. ओके, और वेदर इट इज़ ऑन दी हेमी साइड, एक साइड हेडेक है दूसरा साइड नहीं है. ये साइड के बारे में बात कर रहे हैं. ऑसिपिटल है, सिर्फ ऑसिपिटल एरिया में हो रहा है, फ्रंटल एरिया में हो रहा है, या मैक्सिलरी एरिया में हो रहा है. सो दिस आर द डिफरेंट साइट दैट वी हैव टू लुकिंग. ईच साइट हैज़ गॉट इट्स ओन सिग्निफिकेंस. और समटाइम द हेडेक में बी फ्रॉम द टीथ ओरिजिन, टीथ से आ सकता है. तो उस टाइम में जो है आपको दैट पर्टिकुलर हेडेक विल मिमिक विद साइनोसाइटिस, मैक्सिलरी साइनोसाइटिस जैसा दिखेगा आपको. ठीक है, एक्चुअली टीथ में पेन है. जब मैक्सिलरी साइनस में आप प्रेस कर रहे हो तो बच्चा बोल रहा है कि मुझे दर्द है, तो आप सोचेंगे कि हो सकता है कि मैक्सिलरी साइनोसाइटिस है, बट एक्चुअली द प्रॉब्लम इज विद द टीथ. सो डेंटल एग्जामिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. डेंटल एग्जामिनेशन स्पेशली बच्चों में कैरीज ये वगैरह. ठीक है, सो दिस वन थिंग. Now, we know that if the headache, the site is present in the sinus area, the most common cause is sinusitis. The most common sinusitis is in children is actually maxillary sinusitis. Okay, other two sinusitis, frontal and what is say ethmoidal and the sphenoidal, they are quite uncommon in children. Okay, maxillary sinusitis is common. The reason is again वही है, teeth से जो है ऊपर सब जा सकता है, यही सब चीज़ें. Okay, then if it is a generalized headache, साइनस वाला तो हो गया, जनरलाइज है. सो जनरलाइज तो इस मतलब क्या है कि इसका मतलब है कि पूरा का पूरा मेनिंजस स्ट्रेच हो रहा है ना, पूरा का पूरा मेनिंजस स्ट्रेच हो रहा है. सो डेफिनेटली इफ इट इज जनरलाइज, समथिंग इज हैपनिंग विच इज इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड द ब्रेन. ब्रेन के अंदर जो है प्रेशर को वो बढ़ा रहा है. मोस्ट कॉमनली एनी कॉजेस ऑफ इंक्रीज इंट्राक्रेनियल टेंशन, मे बी हाइड्रोसेफेलस और मे बी सम अदर फ्लूइड पैथोलॉजीज या जो भी है. ओके, नाउ इफ इट इज इन द ऑसिपिटल, now this is very important. Occipital headaches are always should be considered seriously. Okay, occipital कहाँ पे आता है? posterior cranial fossa में आता है. posterior cranial fossa में brain tumors होने का maximum chances है. ठीक है, जो maximum जो tumors होता है brain tumors में वो posterior cranial fossa में होता है. so ये patient suffering from occipital type of headache, ठीक है, आगे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे दर्द हो रहा है, पीछे यहाँ पे दर्द हो रहा है. so that has to be always taken seriously. ओके, बिकॉज दैट इज़ द मोस्ट कॉमन साइट फॉर द ट्यूमर्स. ठीक है, नंबर वन इज. दूसरा बोल रहा है कि सिर के ऊपर ऐसा लग रहा है कि पत्थर रखने का जैसा हो रहा है कि, ठीक है, ऐसे दर्द हो रहा है कि सिर के ऊपर कोई पत्थर रखा है. ठीक है, एक डल एक पेन है. दिस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन केस ऑफ हाइपरटेंशन, जो ग्रोइंग हाइपरटेंशन है. सो हाइपरटेंशन का जो फर्स्ट सिम्टम है, एक्चुअली हाइपरटेंशन आते ही पता चल जाता है वो हेडेक है. मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ नेग्लेक्टेड, है ना. हम उसके लिए कोई दवा ले देते हैं और उसके बाद वो सही हो जाता है, हम उसको नेग्लेक्ट करते हैं. अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइमरी हाइपरटेंशन, एसेंशियल हाइपरटेंशन में हेडेक शुरू हो जाता है. ठीक है, दैट हेडेक इज ऑल्सो ए वेग टाइप ऑफ हेडेक. ऐसा लगता है कि पूरा सिर के ऊपर कोई पत्थर रखा हुआ है, ऐसा टाइटनेस है, फीलिंग ऑफ फुलनेस और टाइटनेस. ओके, सो देन नेक एंड फेस, मोस्ट कॉमन इज कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फेशियल मसल्स एंड सर्वाइकल मसल्स. दिस इज़ वेरी कॉमन इन टेंशन हेडेक्स. जितना भी टेंशन हेडेक्स है तो वहाँ पे सब कॉज क्या है? नेक एंड फेशियल मसल का टाइटनेस है. ओके, सो दिस इज अबाउट साइट. लोकेशन भी जो है ऑलमोस्ट ऑल सेम है. नाउ टाइप, हेडेक का टाइप होता है, डल टाइप होता है, थ्रोबिंग टाइप होता है, हैमरिंग टाइप होता है, पल्सेटिंग होता है, कभी कभी बर्निंग होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक शॉक जैसा है. ठीक है, तो जितना भी माइग्रेन्स है उसमें पल्साटाइल है.
ठीक है, जितना भी माइग्रेन है जिसमें पल्सेटल है, कोई पल्सेटल मतलब कोई हैमर लेके ऐसे टक 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 ऐसे ले रहा है ना, इस तरह का दर्द होता है, ठीक है। तो पल्सेटल और थ्रोबिंग भी बोल सकते हैं आप इसको, पल्सेटल हैमरिंग सब एक ही है। बट इन्फ्लेमेशन की वजह से अगर हेडेक हो रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज़ डल हेडेक। डल हेडेक, डल मतलब इतना एक्यूट नहीं है, हल्का सा हो रहा है, हल्का सा हो रहा है, ओके। नाउ यूजुअली सी आई टोल्ड इट इज़ अ वैस्कुलर फिनोमिना, ठीक है। माइग्रेन क्या है? वैस्कुलर फिनोमिना। अभी एक वेजल के अंदर क्या है कि प्रेशर बढ़ गया, वो ज़रूरत से ज़्यादा पल्सेटाइल हो रहा है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जब पल्सेटाइल होता है ना, तो बेस ऑफ द ब्रेन एरिया में ये जो पल्सेटाइल हो रहा है ना, ये वेजल, ये थोड़ा आपका मेनिंजस को टच करता है। बेस ऑफ द ब्रेन में यहाँ पे मेनिंजस पास हो रहा है, जैसे यहाँ पे मेनिंजस है या ऊपर से या नीचे जो भी है, उसका नीचे वेजल्स रहता है। ये वेजल में जब प्रेशर बढ़ जाता है, ये पल्सेटाइल ज़्यादा हो जाता है, तो ये टच करता है किसको? मेनिंजस को। और मेनिंजस क्या है? सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है, इसलिए वो हमें पल्सेटाइल टाइप का हेडेक होता है। कभी कभी ऐसे प्रेस करने से कम हो जाता है, ठीक है। सम से somebody is pressing my head with the hands and which are normally seen in tension type of headaches, ठीक है। नेक्स्ट कम टू द क्लिनिकल अप्रोच। डिग्री क्या? डिग्री क्या है हेडेक का? कि माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, दैट यू हैव टू सी whether it's mild headache, moderate headache or severe headache. Then very important is timing. आपको शालाक्य में जब जाएंगे तो सूर्यावर्ता, चंद्रावर्ता, सूर्यावर्त विपर्य, चंद्रावर्त विपर्य, बहुत सारे मिलते हैं, अर्धवेद का, ठीक है। सो टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मॉर्निंग हेडेक, सपोज बच्चे बोल रहे हैं कि डे टाइम में कोई हेडेक नहीं है, मॉर्निंग हो रहा है, ठीक है। तो बच्चा रात को पूरा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सोएगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में सोने से क्या हो कि जितना भी फ्लूइड वगैरह है वो रिडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और इंट्राक्रेनियल टेंशन बढ़ जाएगा। वो इरेक्ट पोजीशन में डे टाइम में क्या है कि इस पोजीशन में रहेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से जितना भी फ्लूइड वगैरह जो भी है वो नीचे आ जाएगा, बट हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो कलेक्ट हो जाएगा। सो मॉर्निंग हेडेक्स आर ऑलवेज डेंजरस, यू हैव टू कंसिडर वेरी सीरियसली, ठीक है। मॉर्निंग हेडेक इज टिपिकल ऑफ ICT, इंट्राक्रेनियल टेंशन। Sometimes headache may be there on walking, sometimes they are on sleeping. खड़ा ऐसे काम किया तो कोई दिक्कत नहीं होता है, और सो गए तो उसको दिक्कत होता है। So what is the possibility? Maybe in the horizontal position some of the structures are pressing some of the nerve roots, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर ऐसा है जिसकी वजह से वो प्रेस हो रहा है। इवनिंग, शाम होते होते हेडेक हो जाता है, ये तो स्ट्रेस है। पूरा दिन सुबह से लेकर के शाम तक पंचकर्म करने के बाद जो है पूरा शाम को हो जाता है। सो दिस इज इवनिंग। एनी टाइम, इवन स्ट्रेस में एनी टाइम भी पूरा ए नोन केस ऑफ स्ट्रेस है तो कभी भी हो सकता है उसको। नाउ कमिंग टू द ऑनसेट एक्यूट ऑनसेट इज वेरी रेयर एक्सेप्ट माइग्रेन में हमेशा एक्यूट ऑनसेट है। थोड़ा बहुत धूप में चला गया, आके शुरू हो गया फटाफट, ठीक है। एंड इवन इन केस ऑफ मेनिंजाइटिस, जब मेनिंजाइटिस होता है तब वहाँ पे भी हेडेक आ जाएगा, दैट मे बी समटाइम एक्यूट। सो ये सब हमें देखना है कि वो ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, ग्रेजुअली डिक्रीजिंग है। तो ट्यूमर पैथोलॉजी है, हाइड्रोसेफेलस है, उसमें सब ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है। एक्यूट है वो आपका माइग्रेन टाइप में है, ठीक है। एंड ड्यूरेशन, नाउ लुकिंग टू द ड्यूरेशन, इट मे बी शॉर्ट ड्यूरेशन, लॉन्ग ड्यूरेशन और इट मे बी परसिस्टेंट। दिस आर द क्लिनिकल अप्रोच दैट वी विल सी। इन द क्लिनिकल अप्रोच वन मोर इज एसोसिएटेड कंप्लेंट्स, वो देखना है हमें। व्हाट आर द एसोसिएटेड complaints? Associated complaints. Now suppose headache is there associated with the fever, ठीक है। बच्चे को फीवर है, फीवर के साथ हेडेक है। हेडेक इज देयर एसोसिएटेड विद वोमिटिंग, हेडेक इज देयर एसोसिएटेड विद द आई पेन, आंख के पास पेन है। हेडेक इज देयर एसोसिएटेड विद द पेन इन द साइनस एरिया और समटाइम नेसल ब्लॉकेज, हेडेक विद नेसल ब्लॉकेज एंड ऑल। हेडेक विद फोटोफोबिया एंड फोनोफोबिया, साउंड से और लाइट से, ठीक है। आंख बंद कर लेते हैं। हेडेक, इरिटेशन टू लाइट एंड साउंड एक्सेट्रा। सो सिर्फ हेडेक नहीं देखना है, हेडेक का एसोसिएटेड सिम्टम्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है।
Now, this point we have already seen, I think. There is no. Now, look into the clinical approach. Now, अभी हम थोड़ा माइग्रेन के बारे में ज़्यादा देखें because it's the most common thing, migraine. In case of migraine, there will be always a history of aura. And this aura could be in the form of the visual, sensory or hemiplegic. जब माइग्रेन टाइप का हेडेक होता है, जैसा एपिलेप्सी होने से पहले एक ऑरा आता है ना, कि एपिलेप्सी होने से पहले आपको ऐसा लगता है कि कुछ होने वाला है, मुझे पेट में कुछ होने वाला है, या एबनॉर्मल फीलिंग होता है, कुछ आंख के सामने ब्लैकिश हो जाता है, ठीक है. तो ये सब इसी तरीके से इवन माइग्रेन में भी जो है आपको ये शुरू होने से पहले होगा, क्योंकि वैस्कुलर फिनोमेना है, वहाँ पे वेजल में कंस्ट्रक्शन होगा, वैस्कुलरिटी कम हो जाएगा, तो सभी आ जाएगा. ओके, सो ये जो ऑरा है दैट मे बी इन द फॉर्म ऑफ द विजुअल, सेंसरी और हेमिप्लेजी. समटाइम गेट में भी हो सकता है. सडनली जो है बच्चे को एक साइड का वीकनेस आ गया और 10-15 मिनट के बाद जो है उसको हेडेक शुरू हो गया. दिस इज़ पॉसिबल. ठीक है, सम विजुअल ऑरा है, ब्लैकआउट हो गया, या सेंसरी है, बहुत ज़्यादा कान के अंदर कुछ इरिटेशन हो रहा है. सो ये सब हो सकता है. नाउ मोस्ट कॉमन ऑरा इज़ द विजुअल ऑरा. माइग्रेन में जो आता है मोस्ट कॉमन ऑरा इज़ विजुअल ऑरा. सो दे सी द फ्लैश लाइट्स इन फ्रंट ऑफ द आइज, flashlight in front of the eyes, or light balls going. Sensory aura in the form of the numbness and also feeling of abnormal sensations. ठीक है, तो ये सब aura जैसा एपिलेप्सी में मिलता है यहाँ पे भी मिल सकता है. ये तो हमने डिस्कशन किया. मॉर्निंग हेडेक इज ऑलवेज डेंजरस, यू हैव टू टेक इट सीरियसली. ठीक है. नाउ मॉर्निंग हेडेक्स समटाइम विल बी ऑल्सो देयर इन साइनोसाइटिस. साइनोसाइटिस में मॉर्निंग हेडेक्स हो सकता है. कभी कभी साइनोसाइटिस में रात को हेडेक होता है, ये पता होगा आपको. साइनस में 2 ग्रुप होते हैं, एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप. वो किस तरीके से ड्रेन करता है इसके ऊपर चलता है. कुछ साइनस ऐसा है कि आप जब वर्टिकल डायरेक्शन में हैं तो वो बंद हो जाएगा, जब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप सो जाएंगे तो वो ओपन अप हो जाएगा. ठीक है. कुछ साइनस ऐसा है कि जब आप हॉरिजॉन्टल कंडीशन में है वो ओपन हो जाएगा, वर्टिकल कंडीशन में बंद हो जाएगा. व्हाट द पॉइंट. आप जब रात को सो रहे हो तो हॉरिजॉन्टली आप सो रहे हो, वो जो साइनस है जो रात को हॉरिजॉन्टली बंद हो जाएगा तो वहाँ पे साइनोसाइटिस आ जाएगा. पूरा रात को जो है वहाँ पे फ्लूइड कलेक्शन होगा, कलेक्शन होके नेक्स्ट डे जो है वो बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा, देन इट स्टार्ट्स हेडेक. ओके. सो नाउ कुछ ऐसे साइनोसाइटिस का पेशेंट है, उसको मैंने बोल दिया कि उसको हेडेक था डेली, और उसको हमने बोल दिया कि सुबह तुम जो है उठ के मंदिर में जाके पाद नमस्कार करना है. पाद नमस्कार क्या होता है? एक स्टेप ऐसा रखना है, एक बार पूरा माथा टेकना है, नमस्कार करना है, दूसरा स्टेप जाना है, दोबारा करना है. तो ऐसे 15 दिन करने के बाद उसका हेडेक ख़त्म हो गया. सो क्या हुआ यहाँ पे? दिस वन पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ साइनोसाइटिस जो है, जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन में वो जब जाता है तो वो ओपन अप हो जाता है. ओके. अब शालाक में पढ़ेंगे एंटीरियर ग्रुप और पोस्टीरियर ग्रुप ऑफ साइनस. इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल में जो वो ओपन होता है, कुछ वर्टिकली ओपन होता है. ओके. एनीवे दैट विल सी. ओके. द ट्रिगर फैक्टर्स फॉर द माइग्रेन एंड टेंशन हेडेक्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट. ओके. इसका पहले the headache which occurs in the middle of the day, morning हो गया, evening हो गया, middle of the day or evening or even after the school is over is more likely to be a primary headaches. क्या इसका मीनिंग? अगर स्कूल जाने के टाइम में बच्चों को हेडेक हो रहा है तो आप बोल सकते हैं कि स्कूल मिसिंग के लिए ये बहाना है. ठीक है. स्कूल जाने के बाद उसका हेडेक शुरू हो जाता है, स्कूल ख़त्म होने के बाद उसको हेडेक शुरू हो जाता है, या घर वापस आने के बाद उसको हेडेक शुरू होता है. तो ये कोई बहाना वाला हेडेक नहीं है, है ना. कि अगर उसको बहाना वाला जो हेडेक है तो वो स्कूल सुबह उसको ये हो जाएगा. ठीक है. तो जब स्कूल ख़त्म हो जाएगा उसके बाद उसको हेडेक क्यों आ रहा है? ठीक है. ओके. Now let us see some of the important triggering factors for migraine and as well as tension headaches.
माइग्रेन विल हैव ट्रिगर. माइग्रेन के लिए क्या ट्रिगर है? स्लीप डिप्रिवेशन, नाइट ड्यूटी किया, नींद ठीक से नहीं हुआ, ठीक है, या नींद पूरा नहीं हुआ. ये सबसे इम्पोर्टेंट कॉमन कारण है माइग्रेन का होने के लिए. चेंज इन द फूड, चेंज इन द फूड, सनशाइन, ये तो हो गया, स्ट्रेस एक्सेट्रा. कॉमन फूड विच कैन कॉज द माइग्रेन अटैक इज द चाइनीज़ फूड. चाइनीज़ फूड में जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, ओके, और एजिमोटो जो बोलते हैं, सो दैट इज़ नोन टू कॉज migraine headache. Okay, sometimes even the chocolates, cheese, and even the red wine. Okay, another is any content of the food which contains high tyrosin. टायरोसिन के अमाउंट जिसमें ज़्यादा है, टायरोसिन, फिनाइलएलानिन, किसमें है? दाल में सब ज़्यादा है. दैट इज ऑल्सो कंसिडर एज वन ऑफ द ट्रिगरिंग फैक्टर फॉर माइग्रेन हेडेक. ओके, सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. पेशेंट को जब आप काउंसलिंग करेंगे तो ये सब आपको पता होना चाहिए. सो ये हो गया ट्रिगरिंग फैक्टर्स माइग्रेन हेडेक के लिए. टेंशन हेडेक के लिए ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या है? सी, टेंशन हेडेक एंड माइग्रेन हेडेक आर डिफरेंट. टेंशन हेडेक में कोई वैस्कुलर फिनोमिना नहीं है, ऑरा नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है, ठीक है. टेंशन लेने से ये टेंशन हेडेक होता है. सो टेंशन हेडेक, द स्ट्रेसर्स आर प्रॉब्लम इन द स्कूल. बच्चे का बात करेंगे तो बच्चे को मैथमेटिक्स समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, और प्रॉब्लम इन द होम और प्रॉब्लम इन द प्लेग्राउंड मे बी. सोशल प्रॉब्लम्स इन द होम, ठीक है, माँ बाप दोनों लड़ रहे हैं और बच्चे को पता नहीं क्या है, मेरा गलती क्या है, दोनों जोर जोर से लड़ रहे हैं, ठीक है. वो बच्चे को अनवांटेड टेंशन क्रिएट होता है. बच्चे को ये डर है कि ये लड़े, कोई दिक्कत नहीं, मुझे ना मारे, ठीक है, बट वो तो ये सोचता रहता है, ठीक है, इसलिए वो टेंशन में आ जाता है. सोशल प्रॉब्लम्स इन द होम और इन द विद द फ्रेंड्स, और डिफ़िकल्टी इन मेकिंग न्यू फ्रेंड्स, न्यू स्कूल, हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में डाल दिया, ठीक है, फ्रेंड्स बुलिंग. सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस फैक्टर्स फॉर द चिल्ड्रन. बड़ों में स्ट्रेस फैक्टर अलग ही है, वो हम डिस्कशन नहीं करें. ओके, बट वेरी इंपॉर्टेंट इज फैमिली हिस्ट्री. इन केस ऑफ माइग्रेन ऑलवेज यू विल गेट ए फैमिली हिस्ट्री, और स्ट्रेस वाले में जो है फैमिली हिस्ट्री का कोई ऐसा नहीं है. नाउ सिंगल और फर्स्ट टाइम विद सीवियर हेडेक. अभी तक कभी इसको हेडेक नहीं हुआ है, 15 साल का बच्चा है, अभी तक एक बार भी हेडेक नहीं हुआ है, अभी उसको हेडेक हुआ है, सडन हुआ है, क्या इज इट ए माइग्रेन? नहीं हो सकता. माइग्रेन है तो अब तक एक बार तो आ ही जाता उसको, ठीक है. सो फर्स्ट टाइम हेडेक हो रहा है, अभी तक नहीं हुआ, वो भी सीवियर हो रहा है, एक्यूट हो रहा है, सो इट मे बी बिकॉज ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग. इट मे बी बिकॉज ऑफ इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग. अब तक कोई सिम्टम नहीं था, पहली बार उसको हो रहा है, ठीक है, वो भी एक्यूट हो रहा है. रिकरेंट सीवियर हेडेक्स, हेडेक रिकरेंट हो रहा है और सीवियर भी है. वंस इन ए मंथ विद ट्रिगरिंग फैक्टर विदाउट एनी प्रोग्रेशन, किसमें है? माइग्रेन है, ठीक है. हर महीने, हर 15 दिन में हो रहा है. हर 15 दिन में जब आपका पंचकर्मा ड्यूटी आता है तो हेडेक शुरू हो जाता है, या श्रीनी सर का क्लास आता है हेडेक शुरू हो जाता है. मतलब ये इसमें आता है, फेस में आता है, ठीक है. सो रिकरेंट सीवियर हेडेक वंस इन ए मंथ विद द ट्रिगर्स एंड विदाउट प्रोग्रेशन. हर बार जब धूप में जाते हैं, हर 15 दिन में या कभी भी आप जाएंगे, धूप में जाते ही शुरू हो गया, दैट्स अ माइग्रेन. नाउ हेडेक्स all the most of the days in 12 months. तो ये तो हो गया आपका माइग्रेन में, आपका एपिसोड में जाएगा ये, है ना. 1-2 दिन के लिए माइग्रेन का हेडेक रहेगा, उसके बाद सही हो जाएगा, उसके बाद 15-20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वापस आ जाएगा ट्रिगरिंग फैक्टर के साथ, टेंशन हेडेक. बट डेली हेडेक है तो वो तो हमेशा टेंशन हेडेक है, ठीक है. डेली हेडेक है तो वो टेंशन हेडेक, क्योंकि उसका काम ही ऐसा है कि डेली टेंशन लेने वाला है, ओके. डेली शाम को उसको हेडेक हो रहा है, डेफिनेटली वो टेंशन हेडेक है. नाउ हेडेक्स ऑकरिंग इन एवरी मंथ, देन वीक्स, देन डेज, एंड नाउ एवरी डे. इस पैटर्न मिल गया तो क्या करेंगे? पहले तो 2 महीने में एक बार आता था, उसके बाद 1 महीने में एक बार आना शुरू हो गया, उसके बाद 15 दिन में एक बार आना शुरू हो गया, उसके बाद 1 वीक में एक बार आना शुरू हो गया, उसके बाद डेली आना शुरू हो गया. सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली ए ट्यूमर ग्रोस. इंट्राक्रैनियल ट्यूमर, कोई भी ब्रेन ट्यूमर है, उसका जो हेडेक का पैटर्न ये है, ओके. नाउ सीवियर हेडेक एपिसोड
कि उसको एक सीवियर हेडेक के एपिसोड हो गया था 2 महीने पहले, और एक बार जो हेडेक आया तो उसको 12 दिन तक था, और उसके बाद वो हेडेक नहीं है, वो ठीक हो गया, अभी वो नॉर्मल है। तो ये जो है साइनसाइटिस का पैटर्न है। सो दिस इज इन केस ऑफ साइनसाइटिस। साइनस में फ्लूइड भरने के लिए 1-2 दिन में नहीं बढ़ता है ना। साइनस में फ्लूइड भरना चाहिए ना, वो एक दिन में ऐसा बढ़ता नहीं है, वो धीरे 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 बढ़ता है। ठीक है, धीरे धीरे बढ़ते, जब एक पीक में आता है तो हेडेक शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उसके बाद वो जब तक फ्लूइड वहाँ से ड्रेन नहीं होगा, उसको क्लियर ऑफ नहीं करेंगे आप, तो वो हेडेक रहेगा 12 दिन तक। एक बार पूरा क्लियर हो गया, उसके बाद नेक्स्ट 3-4 महीने तक उसको नहीं आएगा, और उसके बाद वापस आ जाएगा। सो दिस पैटर्न इज यूजुअली सीन इन केस ऑफ साइनोसाइटिस, एंड इट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द पेन इन दी साइनस एरिया। साइनस एरिया में हमेशा आपको टेंडरनेस रहेगा। इफ यू वांट टू सी दिस इज हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन माइग्रेन एंड टेंशन हेडेक। माइग्रेन का जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज वंस और ट्वाइस इन ए मंथ, बट टेंशन हेडेक ऑलमोस्ट ऑल डेली है और मोर देन 10 टाइम्स इन ए मंथ। ओके, देन ड्यूरेशन, माइग्रेन के एक हेडेक आ गया तो मैक्सिमम 4 घंटे तक रहेगा, और टेंशन हेडेक इट डिफर्स, 30 मिनट से ज़्यादा है। एंड देन कैरेक्टर, इन केस ऑफ माइग्रेन द कैरेक्टर इज टिपिकली पल्सटाइल, बट टेंशन हेडेक में कि पूरा टाइट हो रहा है, आपका पूरा टाइटनेस, सर्वाइकल मसल, सी मसल सब टाइट हो रहा है। ठीक है, देन सीवियरिटी, माइग्रेन इज़ वेरी सीवियर, है ना, कि सबको डांटेंगे आप, लाइट बंद करेंगे, डार्क कमरे में रहना पसंद करेंगे, साउंड आते ही आप इरिटेट हो जाएंगे। ओके, सो दिस आर द टिपिकल नेचर। एंड टेंशन हेडेक इतना ज़्यादा सीवियर नहीं है, बट माइल्ड है, वो चेन से बैठने नहीं देगा, होता रहेगा। ठीक है, इसका जैसा एक्यूट या सीवियर नहीं है। अबाउट द पोजिशन, माइग्रेन हेडेक मोस्ट कॉमनली यूनिलैटरल, ओके, मे बी इन द फ्रंटल एरिया और टेम्पोरल एरिया, बट टेंशन हेडेक इज ऑलवेज डिफ्यूज, पूरा इसमें हो रहा है कि पूरा एरिया जो है टाइट हो रहा है। ठीक है, देन माइग्रेन इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद नॉसिया, वॉमिटिंग एक्सेट्रा, एंड इवन फोटोफोबिया एंड ऑल्सो फोनोफोबिया। बट ये सब चीज़ें टेंशन हेडेक में नहीं है, वहाँ पे कॉज कुछ अलग है। ऑरा, इन केस ऑफ माइग्रेन यू विल गेट द ऑरा, बट इन केस ऑफ टेंशन हेडेक देयर इज नो ऑरा। ठीक है, सो कुछ लोगों को ये जो माइग्रेन में जो ऑरा आता है, ऑरा में भी इन द फॉर्म ऑफ वोमिटिंग जैसा लग रहा है, वही एक ऑरा भी हो सकता है। मोस्ट कॉमनली वो बताया उसने विजुअल है। ठीक है, देन ट्रिगर्स, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड स्लीप, फूड, ड्रग्स एक्सेट्रा। फॉर द टेंशन हेडेक, द होम, स्कूल, फ्रेंड्स। प्रोग्रेशन, माइग्रेन इज worsening in severity, is worsening frequently. Now this is migraine difference in adult and pediatrics, बड़ों में जो होता है और बच्चों में होता है माइग्रेन। पोजीशन इज बायलैटरल बच्चों में यूजुअली, बड़ों में जब होता है तो यूनिलैटरल। ठीक है, दिस इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया। देन वी हैव गॉट क्लस्टर हेडेक, दैट विल सी। अभी एक काम करो, माइग्रेन हेडेक इज ऑल्सो कॉल्ड एज वैसोजेनिक। ठीक है, वैस्कुलर हेडेक या वैसोजेनिक भी बोलते हैं। अब दो लोग ऐसी बैठो, अब क्वेश्चन है, अब आपको आंसर करना। 3 ग्रुप बना दो, जो भी यहाँ पे ये 3 है, ये 3 है, 3 ग्रुप हो गया, यहाँ पे 3। ठीक है, 5 ग्रुप हो गए। यस, पहला ग्रुप, अब आप आंसर करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? बिसाइड्स द इन्फ्लेमेशन हेडेक में बी ड्यू टू डैश। इन्फ्लेमेशन को छोड़ के हेडेक किस में हो सकता है? क्वेश्चन क्या है? वो तो मैंने वो ब्लॉक कर दिया। सी
ये सब हमने डिस्कशन किया ऑलरेडी. यू कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Only neck stiffness is due to subarachnoid hemorrhage, brain tumor, tetanus, and none of them. सिर्फ नेक स्टिफनेस है, हेडेक नहीं है. किस में हो सकता है? पहला वाला सब एरेक्नोइड हेमरेज है, इसमें हो सकता है. सब एरेक्नोइड हेमरेज में नेक स्टिफनेस हो सकता है क्या? सब एरेक्नोइड हेमरेज हो गया तो फर्स्ट सिम्टम ऑलवेज हेडेक है. ठीक है, नेक स्टिफनेस बाद में आ सकता है. ब्रेन ट्यूमर में नेक स्टिफनेस हो सकता है. ब्रेन ट्यूमर में भी नेक स्टिफनेस हो सकता है, क्योंकि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में ब्रेन ट्यूमर्स हमेशा मोस्ट कॉमन है. ठीक है, यहाँ पे अगर वो नेक मसल के ऊपर प्रेशर डाला तो नेक स्टिफनेस आ सकता है. बट ये ओनली नेक स्टिफनेस ब्रेन ट्यूमर में नहीं हो सकता है. ब्रेन ट्यूमर में बाकी सिम्टम के साथ वो, बाकी सिम्टम क्या है? हेडेक. हेडेक और नेक स्टिफनेस दोनों होगा. अबाउट टिटेनस, टिटेनस में क्या है कि ओनली नेक स्टिफनेस विल बी देयर और मस्कुलर टाइटनेस विल बी देयर. हेडेक नहीं होता. Tetanus is not associated with the headache. So what is the answer? Okay. Yes. Next group. 18-year-old boy presented with a high fever and headache for last 2 days. अब सभी लोग आपसे पूछेंगे, बट सभी लोग देखो इसको. There is a temporary response for paracetamol. Physical examination is normal. What is your action? क्या करेंगे अभी? Wait and watch with paracetamol? नहीं, हम उसका CBC और CRP कराएंगे. हम उसको एमॉक्सिक्लेव ऐड करेंगे, एंटीबायोटिक. नहीं, हम उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे. हिस्ट्री देखो, 18 साल का बच्चा है, हाई फीवर है और हेडेक है, लास्ट 2 दिन से है. पैरासीटामोल देने से थोड़ा बहुत रेस्पॉन्स मिल रहा है. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे? CBC कराएंगे. आप क्या करेंगे? CBC कराएंगे. पैरासीटामोल 2 दिन से बुखार आ रहा है. हाँ, क्यों कराएंगे CBC? चलो देखेंगे क्या है. वेट एंड वॉच इज द राइट पॉलिसी. 2 दिन से उसको फीवर है और फीवर के साथ हेडेक है ना, एंड पैरासीटामोल देने से उसको सही हो रहा है. तो इसका मतलब है वो फीवर किस टाइप का है? वायरल टाइप का. It's a viral fever. It is giving response for the paracetamol. Okay. So CBC and CRP will not rise in acute condition at all. 2 दिन का फीवर का हिस्ट्री है, आपने CBC किया तो भी उसमें कुछ नहीं मिलेगा. CRP भी 2 दिन में एक्यूट कंडीशन में नहीं बढ़ेगा, वो 3-4 दिन के बाद बढ़ेगा. ओके. सो एक्चुअली यहाँ पे जो हेडेक हो रहा है इस पेशेंट को, वो फीवर के साथ एसोसिएटेड है. वायरल फीवर में सबको हेडेक होता है, वही हेडेक यहाँ पे हो रहा है. ठीक है. और आप जो सोच रहे हैं CBC और करने के लिए, क्यों? ये फीवर हेडेक हो सकता है मेनिंजाइटिस है, इसलिए आप CBC कराना चाहते हो. ठीक है. तो अगर किया तो भी जो है वो कुछ वहाँ पे आपको मिलने वाला नहीं है. व्हेन पैरासीटामोल इज रिलीविंग द फीवर एंड हेडेक, द कॉज इज़ वेरी सिंपल, वायरल फीवर, एंड नो एनी इंट्राक्रेनियल पैथोलॉजी, एंड देयर इज़ नो एडिशनल सिम्टम्स लाइक नेक स्टिफनेस, वोमिटिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. सिर्फ 2 दिन का फीवर है, एक्यूट फीवर है. सो अगर मेनिंजाइटिस होता, आफ्टर पैरासीटामोल फीवर में कम डाउन लिटिल, बट हेडेक नेवर कम्स डाउन. अगर रियली एक मेनिंजाइटिस का पेशेंट है, ठीक है, हेडेक तो डेफिनेटली कम नहीं होता, फीवर कम हो सकता है. यहाँ पे फीवर और हेडेक दोनों कम हो रहा है, तो ये सिंपल एक वायरल फीवर है. तो यहाँ पे वेट एंड वॉच पॉलिसी इज़ द बेस्ट. नेक्स्ट.
सभी लोग सोचो, 15-year-old boy presented with a fever for 5 days. This fever is initially moderate, which is followed by a high fever since last 3 days, along with a severe headache. 3 दिन से जो है उसको बहुत ज़्यादा हेडेक है. एंड नाउ अलॉन्ग विद वन टाइम वोमिटिंग. आज 5वां दिन है, 5वां दिन एक बार उसको वोमिटिंग भी हो गया, फीवर शुरू हो गया. फीवर 5 दिन से आ रहा है. पहले 3 दिन तक उसको हाई फीवर रहा, उसके बाद 3 दिन के बाद उसको शुरू हुआ हेडेक, आज उसको शुरू हुआ वोमिटिंग. ठीक है, अब आप क्या करो? फिजिकल एग्जामिनेशन में चाइल्ड इज सिक लुकिंग एंड देयर इज नो अदर फाइंडिंग्स. हेडेक है. क्या करेंगे? फर्स्ट वाला क्या करेंगे? सीआरपी करेंगे. ठीक है, नेक्स्ट फटाफट बोलो. हॉस्पिटलाइज करेंगे. हाँ ठीक है. फीवर है 5 दिन से फीवर है. हाँ नेक्स्ट. एंटीबायोटिक ऐड करेंगे. करेंगे, वेरी गुड. और 2 सिफिक्सिम डालेंगे. कौन सा? आपको क्या लगता है ये क्या है? हाँ बैक्टीरियल है. अच्छा, हमें देखना है कि ये हेडेक क्यों हो रहा है. हमारा टॉपिक हेडेक है. मेनिंजाइटिस की वजह से हेडेक है क्या? क्योंकि आज तो वोमिटिंग भी शुरू हो गया. एक बार हुआ, आज भी वोमिटिंग भी हो गया. 2 दिन पहले उसको हेडेक शुरू हो गया था, पहले फीवर था. नाउ दिस इज बैक्टीरिया. इतना तो क्लियर है. चाइल्ड इज सिक लुकिंग. ठीक है. फीवर इज 5 डेज तक फीवर चालू है. फीवर का इंटेंसिटी कम नहीं हो रहा है. ठीक है, डेफिनेटली इट इज बैक्टीरिया, बट मे बी शोइंग स्टेप लैडर पैटर्न ऑफ टाइफाइड. ऐसा है क्या? ये 5 दिन तक फीवर है. पहले जो है मॉडरेट फीवर था, उसके बाद हाई फीवर आ गया लास्ट 3 दिन से. अभी हेडेक और वोमिटिंग हो रहा है. कहीं ऐसा तो नहीं है टाइफाइड जैसा ये? वो एक स्लाइड आगे गए हम. इन दिस केस यू सी द पैटर्न. इट इज मॉडरेट एंड देन हाई, इंडिकेटिंग ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नो डाउट. हेडेक स्टार्ट्स विद अ सडन फीवर एंड नॉट विद अ मॉडरेट फीवर. आपने ऑब्जर्व किया इसमें? पहले 3 दिन तक उसको हेडेक नहीं था. जब उसको फीवर मॉडरेट था उसको हेडेक नहीं था. जब फीवर हाई होना शुरू हो गया 3 दिन के बाद, उसको हेडेक शुरू हो गया. सो हेडेक इज स्टार्टिंग विद द सडन फीवर, नॉट विद द मॉडरेट फीवर. ठीक है, नेक्स्ट. इफ द कॉज इज मेनिंजाइटिस है तो क्या होना चाहिए था? हेडेक डे 1 से ही होना चाहिए. हेडेक होना चाहिए था डे 1 से ही है. तीसरे दिन के बाद हेडेक कैसे हो गया? मेनिंजस. मैंने आपको क्या बताया? मेनिंजस को कोई इन्फेक्शन टच होते हुए इरिटेट हो जाता है, तुरंत हेडेक शुरू हो जाता है वहाँ पे. तो डे 1 से होना चाहिए था, डे 3 में आ गया उसको. तो मेनिंजाइटिस का चांसेस कम है. सो फीवर वुड हैव बीन स्टार्टेड विद द हेडेक एंड वोमिटिंग आफ्टर 24 आवर्स. तो चांस ऑफ मेनिंजाइटिस इज लेस. क्या ये टाइफाइड हो सकता है क्या? टाइफाइड का स्टेप लैडर पैटर्न है क्या? टाइफाइड में इस टाइप का पैटर्न मिलता है. टाइफाइड में पहले कम फीवर होता है, उसके बाद धीरे 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 बढ़ता जाता है. तीसरा दिन सडनली बढ़ने वाला पैटर्न नहीं मिलता. और द पॉइंट, तीसरा दिन जो एकदम सडनली राइज होता है, ये वाला पैटर्न नहीं मिलेगा. वो डे बाय डे धीरे 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 बढ़ता जाता है. सो दैट इज़ नॉट इवन टाइफाइड. सो इसलिए हमें अभी इसको कंफर्म करने के लिए CBC में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मेनिंजाइटिस और टाइफाइड और बाकी वायरल फीवर, बैक्टीरियल फीवर में हमें कन्फ्यूजन है.
तो देन वी हैव टू गो फॉर सीबीसी। तो सीबीसी में अगर टाइफाइड है तो क्या मिलेगा आपको? एक लिम्फोसाइट एक बढ़ता जाएगा, बाकी सब नीचे गिरेगा। न्यूट्रोपिनिया, इसिनोफिनिया, बेसोफिनिया सब मिलेगा। एक लिम्फोसाइट, रिलेटिव लिम्फोसाइटोसिस एक रहेगा। अगर वो मिल रहा है तो इट फेवर्स टुवर्ड्स द टाइफाइड। ओके, तो एंटीबायोटिक शुरू करना है कि नहीं? सीबीसी करने तक एंटीबायोटिक्स नहीं शुरू करना। एंटीबॉडी शुरू करने के बाद ब्लड ड्रॉ करेंगे ना, तो वो पूरा पिक्चर चेंज हो जाएगा। सीबीसी के लिए ब्लड निकालो और उसके बाद एंटीबायोटिक शुरू करो। सो व्हाट इज द कॉज ऑफ हेडेक हियर? अच्छा, वोमिटिंग हुआ ना उसको एक बार, इसका क्या सिग्निफिकेंट है? एक बार का वन टाइम वोमिटिंग डज नॉट कैरी एनी सिग्निफिकेंस। ठीक है, एक बार वोमिटिंग किसी को भी हो सकता है। जैसा ये मेनिंजाइटिस है या जो भी प्रॉब्लम है, वहाँ पे कंसिस्टेंटली 3-4 बार वोमिटिंग होता है। वन टाइम वोमिटिंग, थोड़ा बहुत ट्रैवलिंग करने के बाद आने के बाद हमें खुद होता है वोमिटिंग, अब धूप में जाने के बाद हमें हो जाएगा। सो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ इरिटेशन ऑफ द क्या है, ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। ठीक है, उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। गो टू द नेक्स्ट केस। "15-year-old presented with a high fever for 3 days. On day 3 there is vomiting for 3 times, and then there is beginning of the headache." फिजिकल एग्जामिनेशन, नथिंग। सिक लुकिंग चाइल्ड है, क्या करोगे? चलो सीबीसी में क्या आ सकता है? 15 साल का बच्चा है, हाई फीवर 3 दिन से, वोमिटिंग शुरू हुआ कब से? 3rd डे, पहले 2 दिन कुछ नहीं था, और उसके साथ साथ उसको हेडेक भी शुरू हो गया। क्या मेनिंजाइटिस हो सकता है क्या? इन दिस केस आफ्टर 2 days द फीवर, 2 days ऑफ फीवर, वोमिटिंग एंड हेडेक स्टार्टेड ऑन डे 3, है ना? फीवर के 2 दिन बाद या तीसरे दिन के बाद शुरू हुआ। बट वोमिटिंग कितने बार हुआ? 3 बार हुआ। ये सिग्निफिकेंट है। वोमिटिंग जो हुआ एक बार ऐसा नहीं है, 3 बार हुआ है। तो जो भी वोमिटिंग हुआ है वो सिग्निफिकेंट है। ठीक है, वी शुड बी टेकन एज सिग्निफिकेंट। सो इफ़ यू वांट टू, सो क्या करना चाहिए? सो यू कैन गो फॉर हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है, चाइल्ड इज सिक लुकिंग, तो इसका मतलब वो बैक्टीरियल है, एंड इट इज एसोसिएटेड विद वोमिटिंग एंड हेडेक ऑन 3rd डे ऑफ फीवर, तीसरा दिन में। ये हो सकता है मेनिंजाइटिस। ये बता रहा है कि मे बी, प्रोबेबली इट मे बी मेनिंजाइटिस। इसका क्या, अभी तक हम जो बोल रहे थे कि मेनिंजाइटिस में शुरू में आता है, यहाँ पे तो कुछ और ही बोल रहे हैं। ऑब्जर्व करो, 2 दिन तक उसको फीवर था, तीसरा दिन भी उसको फीवर था, बट वोमिटिंग और हेडेक दोनों एक साथ शुरू हुआ। इसका मतलब क्या है? पहले वो जो फीवर और कहीं जगह में था, अब वो फीवर बढ़ के जो है चला गया है मेनिंजाइटिस में। जैसा वो मेनिंजाइटिस में चला गया मेनिंजस में, तो उसका हेडेक भी शुरू हो गया, वोमिटिंग भी शुरू हो गया। व्हाट द पॉइंट? कोई इन्फेक्शन, बाकी कोई जीआईटी का इन्फेक्शन हो सकता है, कोई भी दूसरा इन्फेक्शन हो सकता है। नाउ इट इज गेट कन्वर्टेड इनटू मेनिंजाइटिस। 15-year-old child started with a high fever, headache and vomiting for 2 days. अब आप बोलेंगे।
चाइल्ड इज नॉट सिक इसलिए बोल रहे हैं वायरल। सोचो 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 जरा सोचो। इन्वेस्टिगेशन में क्या बता रहा है वो? पॉलीमॉर्फोस जो है 68 है, लिम्फोसाइट 32 है, सीएसएफ में जो सेल्स है वो 80% लिम्फोसाइट्स है। प्रोटीन और शुगर दोनों नॉर्मल है, सीएसएफ का प्रोटीन और शुगर नॉर्मल है। इसके नंबर 1 क्या है कि 2 days का हिस्ट्री है, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिसाइड वेदर इट इज़ अ बैक्टीरियल और वायरल, है ना, कि 2 दिन का हिस्ट्री है। बट हाई फीवर के साथ शुरू हुआ है, फीवर स्टार्टेड हाई, इन बैक्टीरियल फीवर द फीवर इज़ नॉट हाई इन द बिगिनिंग, वो हमेशा माइल्डली मॉडरेट में चलता है। बट यहाँ पे जो शुरू हुआ है वो माइल्ड है, सॉरी हाई फीवर से हुआ है, ठीक है। और चाइल्ड इज़ ऑल्सो नॉट सिक लुकिंग, सो मोस्टली इट फेवर्स टुवर्ड्स वायरल फीवर। बट ये क्या बता रहा है इन्वेस्टिगेशन? सीएसएफ में शुगर कम हो गया तो उसका मतलब क्या है? सीएसएफ फ्लूइड में शुगर कम हो गया, इसका मतलब क्या है? देखो वायरस तो कुछ खाता पीता कुछ नहीं है, ठीक है, बैक्टीरिया खूब खाता है, उसको चाहिए। यहाँ पे शुगर नॉर्मल है, अगर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस हो, ठीक है, तो सीएसएफ का शुगर लेवल ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि वो शुगर को बैक्टीरिया यूज़ करेगा, ठीक है। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया हो तो वो शुगर भी कम हो जाएगा और उसके साथ वो प्रोटीन्स ज़्यादा रिलीज़ करेगा। ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया प्रोटीन क्यों रिलीज़ करता है? जैसा ब्रेन के अंदर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन होता है, और उसके बाद क्या करता है, वो नेक्रोसिस करता है, पता है आपको। तो जब वो नेक्रोसिस करता है तो ब्रेन के अंदर जितना भी प्रोटीन्स है वो लिबरेट होके सीएसएफ में आ जाता है। सो रेज्ड प्रोटीन लेवल इज ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ प्रेजेंस ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। रेज्ड शुगर लेवल will always indicative of bacterial, but sugar and protein both are getting, sugar is getting down, sorry raise नहीं है, कम, शुगर कम हो गया तो वो बैक्टीरियल है, प्रोटीन ज़्यादा हो गया तो वो ट्यूबरकुलर है, ठीक है। ट्यूबरकुलर में प्रोटीन भी ज़्यादा हो जाएगा और शुगर भी कम हो जाएगा, क्योंकि वो भी बैक्टीरिया, वो भी खाएगा, ट्यूबरकुलर बैक्टीरिया भी एक बैक्टीरिया ना, वो भी तो शुगर को खाएगा। गॉट द पॉइंट्स? रेज्ड शुगर, सॉरी डिक्रीज्ड शुगर बैक्टीरियल, increased protein tubercular, ठीक है। but in case of tubercular there is increased protein and also decreased sugar. in वायरस में सब कुछ नॉर्मल है, ओनली क्लोराइड लेवल्स में इंक्रीज, क्लोराइड लेवल्स। तो ये सीएसएफ का हो गया। अब सीएसएफ का जो सेल काउंट है उसमें कैसे देखेंगे आप? सीएसएफ का सेल काउंट है, लिम्फोसाइट, सीएसएफ का जो सेल काउंट है, सीएसएफ में आपने निकाला तो वहाँ पे लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है, न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है। अगर न्यूट्रोफिल बढ़ा हुआ है तो बैक्टीरियल है, लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ है तो क्या है? 2 पॉसिबिलिटी है, इट मे बी ट्यूबरकुलर और इट मे बी वायरल, इट मे बी ट्यूबरकुलर और इट मे बी वायरल, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस में हमेशा लिम्फोसाइट बढ़ता है, पता है ना आपको, तो वो यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब आप बताओ क्या है इस केस में? ओके, दिस इज अ केस ऑफ वायरल एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। हाँ, ये तो फटाफट डायग्नोस, तो फटाफट होना चाहिए। डायग्नोस क्या है?
Diagnosis migraine, worsening by noise and light, followed by vomiting once in a day. ठीक है. What is your action? करने वाले क्या है? CT scan. This is not at all inflammatory. इन्फ्लेमेशन का कोई साइन नहीं है. फीवर है क्या इसमें? देखो, देयर इज नो फीवर एट ऑल. तो इन्फ्लेमेशन का सवाल ही नहीं है. तो CBC CRP का तो बात ही नहीं है. ठीक है, नॉन फेब्रल कंडीशन है. सो दिस इज अ टिपिकल केस ऑफ अ माइग्रेन. Vascular headache, as there is no fever, usually there will be a family history, headache of acute onset, likely to be vascular, increased by sound and light. अच्छा, ट्यूमर है. आप बोल रहे हैं इसको ट्यूमर है. 70-year-old पेशेंट स्टार्टेड विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग हेडेक ओवर द लास्ट 2 months एंड वोमिटिंग ऑफ एंड ऑन फॉर लास्ट फ्यू डेज. कभी कभी वोमिटिंग होता है उसको. हेडेक इज मोर इन द ऑसिपिटल रीजन और पेशेंट का BP है 160/95. और फंडस में पैपिलेडिमा है. पैपिलेडिमा का मतलब क्या? इंट्राक्रैनियल टेंशन बढ़ा हुआ है. अदरवाइज एवरीथिंग इज नॉर्मल. हाँ, इन दिस केस देयर इज नो फीवर, सो इन्फेक्शन का चांस नहीं है. ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंड वोमिटिंग स्टार्टेड लेटर. हेडेक जो है ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, वोमिटिंग बाद में शुरू हुआ. सो क्रॉनिक मेनिंजाइटिस में कभी कभी होता है, वो भी चांस नहीं है इसमें. सिस्टमिक हाइपरटेंशन हो सकता है. पेशेंट का BP कितना है? 160/95 है. 70 साल की जो है बुजुर्ग है उसके लिए ये BP सही है. अगर है तो भी ये बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन है. ठीक है, बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन में पैपिलेडिमा होगा, लेस लाइकली है. बॉर्डर लाइन हाइपरटेंशन में पैपिलेडिमा जैसा सिम्टम आना लेस लाइकली है. तो क्या होगा ये? See, papilledema will not be seen in such low degrees of hypertension. For a senior citizen, the BP is also in the borderline. So systemic hypertension भी नहीं है. और क्या था इसमें? Chronic meningitis भी नहीं है. Space occupying lesion बता रहे हैं आप? Yes. Therefore, this is a space occupying lesion. देखो presentation किस तरीके से होता है. ठीक है. Next. फिजिकल एग्जामिनेशन में मॉर्बिड ओबेसिटी है, भयंकर ओबेस है, बहुत ज़्यादा ओबेस है. टेंशन अटैक है, साइकोजेनिक है. स्पेलिंग गलत हो गया, साइकोजेनिक है. साइकोजेनिक है या सिस्टमिक हाइपरटेंशन. 18 साल का बच्चा है, 150/95 है और अभी क्या है उसको हेडेक है.
ओबेसिटी से हेडेक हो सकता है क्या? हाँ? एक बार पढ़ लो इसको. इन दिस केस बीपी स्लाइटली इन द हायर साइड, कोई डाउट नहीं है, बट फिर भी जो है 18 साल के लिए वो बॉर्डर लाइन में भी है, बहुत ज़्यादा नहीं है. एच टी एन मतलब यहाँ पे पेशेंट का प्रेजेंटेशन क्या हुआ है? हेडेक हुआ है ना, और उसके बाद वोमिटिंग हुआ है. हाइपरटेंशन से हेडेक और हाइपरटेंशन से वोमिटिंग होने के लिए, ठीक है, बीपी और ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, तो इंट्राक्रेनल मैनिफेस्टेशन बीपी का एज ए कॉम्प्लिकेशन कोई सिम्टम आ गया, इंट्राक्रेनल सिम्टम आ गया, ये होने के लिए और ज़्यादा होना चाहिए. ठीक है, बट इन दिस चाइल्ड मॉर्बिडली ओबेस एंड ओबेसिटी इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर. यहाँ पे कॉज क्या है? ओबेसिटी है. दिस इंक्रीज ओबेसिटी अफेक्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हार्ट, जॉइंट, किडनी, लिवर, एक्सेट्रा. This obesity also produces certain CNS symptoms including papilledema, which are pseudo and manifest symptoms of pseudo tumor cerebri. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? वोमिटिंग हो रहा है, उसको हेडेक हो रहा है. देखने में क्या लगता है? ये ट्यूमर का ही सिम्टम्स है. ओबेसिटी एज इफ इट विल नॉट कॉज एनी इंट्राक्रेनल प्रॉब्लम्स, बट ओबेसिटी की वजह से, ठीक है, कुछ ऐसा सिम्टम आ जाता है जो ट्यूमर को मिमिक करता है. इस कंडीशन को बोलते हैं सूडो ट्यूमर सेरेब्राई. ट्यूमर का जैसा ही सिम्टम देता है वो, बट ट्यूमर नहीं है. तो ओबेसिटी इज वन ऑफ सच कॉज. छोटा छोटा ओबेसिटी नहीं है, बड़ा. ठीक है, तो क्यों होता है ओबेसिटी में सूडो ट्यूमर cerebral like conditions, symptoms? Because there is change in the circulation because of obesity, so there is venous stasis. obesity की वजह से जो venous clearance brain से जो होना है वो पूरा नहीं हो पाता है. ठीक है, there is venous stasis in the intracranial compartment, and there is also some hormonal changes which keep on changing the vasculature of the intracranial compartment, leading to off and on variable raised ICT, leading to symptoms in a obese child. यहाँ पे क्या बताया इसने? ओकेशनल वोमिटिंग. देखो केस आपने पढ़ा नहीं है ठीक से, 2 महीने से. ओकेशनल वोमिटिंग ऐसा नहीं कि हमेशा होता है, उसको कभी कभी हो जाता है. ठीक है, सो दैट इज बिकॉज ऑफ ओबेसिटी लीडिंग टू ए सूडो ट्यूमर सेरेब्रल लाइक कंडीशन. नेक्स्ट. A 12-year-old child presented with a headache off and on for last 2 months. This is with a varying intensity. At times, disturbs the routine activity, and there is no other symptoms. Physical examination is normal. What is your probable diagnosis? Tension attack है. अब आ जाएगी. In this case, it is not migraine. ओके, माइग्रेन है तो एपिसोडिक सडन अटैक होना चाहिए, एक्यूट होना चाहिए. इट कम्स इन एपिसोड्स इन बिटवीन द पर्सन इज नॉर्मल. ये माइग्रेन की बात कर रहा हूँ. एंड देयर विल बी सम ट्रिगरिंग फैक्टर्स इंक्लूडिंग द स्ट्रेस एक्सेट्रा फॉर माइग्रेन. बट इन दिस केस सिंस लास्ट 2 months इट इज कमिंग ऑफ एंड ऑन. 2 महीने से आ रहा है. सो माइग्रेन एंड ब्रेन ट्यूमर इज ऑल्सो आउट. ब्रेन ट्यूमर भी ऐसे फॉलो नहीं करता. साइकोजेनिक हेडेक अब बचा है, साइकोजेनिक है या टेंशन है?
साइकोजेनिक हेडेक है तो इसको बोलते हैं हेडेक ऑफ कन्वीनियंस। हमें जब चाहिए तब वो हेडेक आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, दिस इज विद वेरिंग इंटेंसिटी टाइम्स डिस्टर्ब द रूटीन एक्टिविटी। उसको रूटीन एक्टिविटी को डिस्टर्ब कर रहा है, मतलब उसका कन्वीनियंस में नहीं आ रहा है। उसका कन्वीनियंस वाला हेडेक होता तो स्कूल जाते वक्त उसको आ जाता, ठीक है। तो सो साइकोजेनिक हेडेक इज कॉल्ड एज हेडेक ऑफ कन्वीनियंस, बट इट विल नॉट डिस्टर्ब एनी रूटीन, ठीक है। दिस इज नॉट अ रियल हेडेक, सो व्हेन यू नीड इट विल अपीयर, ठीक है। सो दिस लुक्स लाइक ए टेंशन हेडेक, बट दिस इज ए जेन्युइन हेडेक। टेंशन हेडेक को हम बोलते हैं कि जेन्युइन हेडेक है। सो दिस रियली हैपन्स, मे बी बिकॉज ऑफ स्ट्रेस और सम अदर फैक्टर्स। देयर विल बी टाइटनिंग ऑफ द नेक मसल्स एंड सर्वाइकल मसल्स लीडिंग टू दिस प्रॉब्लम, ठीक है। साइकोजेनिक हेडेक इज ऑलवेज हेडेक ऑफ कन्वीनियंस, ठीक है। बट टेंशन हेडेक इज ए रियल हेडेक, और स्ट्रेस लेने के बाद जो है उसको ये हो जाता है। यूजुअली ट्रैवलर्स को भी हो जाता है, डेली जो है 50 किलोमीटर ट्रैवलिंग करते हैं, उसके बाद भी जो है उसको टेंशन हेडेक हो जाता है, ओके। हो गया। नाउ इन्वेस्टिगेशन एंड मैनेजमेंट। इन्वेस्टिगेशन में कुछ नहीं है इसमें। मैनेजमेंट डिपेंड्स अपॉन द डायग्नोसिस, स्पेसिफिक थेरेपी फॉर इन्फेक्शन है, सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट है, एनालिसिस देना है। माइग्रेन के लिए आप दे सकते हो कुछ बीटा ब्लॉकर्स, प्रोप्रानोलॉल, वो सब दे सकते हो। काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी। अब बताओ कितना याद है अब मुझे बताओ एक बार, हेडेक का कितना टाइप्स है और क्या है। 1 by 1 स्टार्ट।